हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट कार्बन फैमिली ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस फैमिली कंसिस्ट 6 एलिमेंट्स. फर्स्ट इज कार्बन, सेकंड इज सिलिकॉन, थर्ड इज जर्मेनियम, फोर्थ इज टिन एंड फिफ्थ इज लेड. So the first two elements, carbon and silicon, are non-metals. Germanium is metalloids. Tin and lead are metals. Silicon sometimes also behaves as metalloid. Mostly considered as non-metal, sometimes considered as metalloid. Carbon is the 17th most abundant element. There are 3 isotopes of carbon which exist in nature. C12 and C13 are stable isotopes, whereas C14 is radioactive one और इसका half life कितना है 577 years. Next one is silicon. Silicon is the second most abundant element over the earth crust. Present in the form of silica as well as silicates. Silicon is the important component of glass and cement. सिलिकॉन एंड जर्मेनियम अगर अल्ट्रा प्योर फॉर्म में है तो वो ट्रांजिस्टर और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को बनाने में यूज में लिए जाते हैं. टिन जनरली फॉर यूज टू मेक अलॉयज. अलॉयज बनाने में काम आता है. अलॉय क्या होते हैं? अलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स. मोस्ट ऑफ द टाइम जो टिन जिस ओर में मिलता है वो है कैसेटराइट SnO2, जिसको हम टिन स्टोन भी बोलते हैं. लेड फाउंड इन या ग्लास इन पेंट्स इंडस्ट्री में हम लेड को यूज करते हैं. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस फैमिली इज NS2 Np2. देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. नोट कीजिए इसको. So the next thing we discuss about some basic or some physical properties. Atomic number of carbon is 6, for silicon 14, for germanium 32, tin के लिए 50 और lead का 82. Atomic radii follow a regular trend. 77, 177 increased, 122 increased, 140 increased, 146 increased. बोरोन फैमिली में एक रेगुलर ट्रेंड नहीं था, यहाँ पे एक रेगुलर इंक्रीज है. यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5. सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. लेड की 1.9. सो ऑर्डर में क्या रहेगा? कार्बन की सबसे ज्यादा, फिर टिन, फिर लेड और उसके बाद इन सब. अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं तो वो भी एक रेगुलर डिक्रीज है. यहाँ पे एक इंक्रीज का छोटा सा हाइक है, वो वही सेम इफेक्ट आएगा. पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल्स. इन द लास्ट सेल पीबी में f ऑर्बिटल्स एंटर करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल को ज्यादा मिलती है. तो उसको निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी होती है. तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द एलिमेंट्स. कार्बन +4 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, -4 भी शो करता है. सिलिकॉन, जर्मेनियम +4 और -4 शो करते हैं, जबकि टिन और लेड जो कि मेटल्स हैं तो माइनस तो शो करेंगे नहीं. दे शो ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. If we talked about the stability, the stability of +2 oxidation state increases down the group. Stability of +2 oxidation state increases down the group just because of inert pair effect. Inert pair effect क्या है? ये न्यूक्लियस है, ये हमारे शेल्स है और ये आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. अगर अंदर वाले शेल का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और उसको इजीली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा. तो जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं, डी और एफ ऑर्बिटल्स इंट्रोड्यूस करते हैं. उनके इंट्रोडक्शन की वजह से या उनके आने की वजह से उनका शील्डिंग इफेक्ट कम है. तो जो न्यूक्लियस है वो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था हमने NS2 Np2, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को इनको इजीली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने देता है और इनको स्ट्रांगली हेल्ड कर लेता है. उसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट. कंपाउंड्स इन +4 आर जनरली कोवलेंट इन नेचर. कोवलेंट होते हैं नेचर में. कार्बन की बात की जाए तो कार्बन के पास वेकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, तो उसकी मैक्सिमम कोवेलेंस कितनी है? इट्स 4. एंड हमने लिखा +2 ऑक्सीडेशन डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है. सो Pb +2 में ज्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू Pb +4.
Clear? So Pb+4 is strong oxidizing. क्योंकि ये Pb+2 में ज्यादा स्टेबल है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये Pb+2 में बनने की कोशिश करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है खुद का रिडक्शन करेगा, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। सो Pb+4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोट कीजिए इसको, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे। So the first chemical property of carbon family is reaction with air. जब कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स ऑक्सीजन या एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो ऑक्साइड बनाते हैं दो टाइप के। वन इज MO और अनदर टाइप इज MO2। M इज मेटल, नॉन मेटल और एलिमेंट हेयर। कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड या डाइऑक्साइड की फॉर्म में बनाते हैं। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि कोई भी ऑक्साइड इस फैमिली का बेसिक नेचर का नहीं होता। कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल, एसिडिक CO2, SiO2, GeO and GO2 और बचे हुए कैसे हो जाते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। नो वन ऑक्साइड इज बेसिक हेयर। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन विद वाटर। अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, जबकि टिन को अगर स्टीम के साथ ट्रीट किया जाए तो वो एक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेड इज अनअफेक्टेड। स्टार्टिंग में एक बार रिएक्शन होती है, एक ऑक्साइड की लेयर बनती है, जैसे एल्यूमिनियम में एक ऑक्साइड की लेयर के बाद उसकी फॉर्मल रस्टिंग नहीं हो पा रही थी, वैसे ही लेड इज अनअफेक्टेड ड्यू टू ऑक्साइड फॉर्मेशन। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट रिएक्शन विद हैलोजेंस। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लिए, वाटर के साथ पर्टिकुलर इतनी ज्यादा रिएक्शन ये शो नहीं कर रहे। हैलोजेंस के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं MX2 एंड MX4। दो टाइप के हैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है। MX4 की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू MX2। तो थोड़ा बहुत देखते हैं इस हैलाइड के बारे में। थर्ड पार्ट MX4। जनरली जो ये वाला हैलाइड है ये कोवलेंट नेचर का होता है। मोस्ट आर मोस्टली कोवलेंट इन नेचर। किस टाइप का नेचर होता है इनका? कोवलेंट नेचर के होते हैं, एक्सेप्ट SnF4 एंड PbF4। एक्सेप्ट SnF4 एंड PbF4 ये दोनों आयोनिक होते हैं। इनके अलावा जो बनते हैं वो कोवलेंट नेचर के होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी इनकी वो रहेगी sp3। ज्योमेट्री विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। टेट्रागन स्ट्रक्चर रखेंगे। पोलैरिटी इज नॉन पोलर, दे आर नॉन पोलर। पोल्स नहीं होते, सेपरेटेड कोवलेंट बॉन्ड है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री अगर है तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 28 सेकेंड। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो एक कंपाउंड है PbI4। lead iodide does not exist. एनर्जेटिकली ये कंपाउंड फेवरेबल ही नहीं है। PbI का बॉन्ड इतना वीक होता है कि जो एनर्जी हमने यहाँ इन्वेस्ट किया वो हमें वापस नहीं मिलती। सो PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? जर्मेनियम X4 is more stable than germanium with X2 halide, जबकि PbX2 lead +2 में ज्यादा स्टेबल है। ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में डिस्कस किया है। सो lead X2 is more stable than
PbX4। क्लियर? जर्मेनियम X4 में ज्यादा स्टेबल होता है और लेड X2 में ज्यादा स्टेबल है। अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। थर्मल स्टेबिलिटी होती क्या है? हीट के अगेंस्ट नेचर। कितनी हीट तक हमारा पर्टिकुलर कंपाउंड स्टेबल है उसको हम कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा हम डाउन द ग्रुप जाएंगे। थर्मल स्टेबिलिटी हैलाइड्स की, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, या हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो ट्रेंड क्या हो जाएगा? CX4 की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर सिलिकॉन के हैलाइड की, देन जर्मेनियम, देन टिन और लास्ट में PbX4। अगर हम कंपेयर करें कार्बन को कांस्टेंट रख के, CF4 थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर CCl4, फिर CbR4 एंड CI4। दिस इज द ट्रेंड ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। नोट कीजिए, उसके बाद फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। वन मोर थिंग अबाउट हैलाइड्स इज एक्सपेक्ट CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अलावा बचे हुए जितने भी क्लोराइड हैलाइड्स हैं यहाँ पे वो इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। द रीजन बिहाइंड इज कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, जबकि उस फैमिली के और मेंबर्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें उन वैकेंट ऑर्बिटल्स में वो वाटर से आने वाले लोन पेयर को इजीली क्या कर सकते हैं? अकोमोडेट कर सकते हैं। जब वो उसको इजीली अकोमोडेट करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? एक सब्स्टिट्यूशन काइंड रिएक्शन, SiCl3 एक Cl रिप्लेस हुआ, फिर रिपीट करके चारों Cl किससे रिप्लेस हो जाएंगे? OH से। दिस इज सिलिसिक एसिड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड्स की तरफ, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते। टिन नाइट्रेट बनाता है विद डाइल्यूट HNO3। लेड अगर HCl में डालेंगे तो लेड क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड में डाल रहे हैं डाइल्यूट फॉर्म में तो लेड नाइट्रेट। Pb जो है वो कंसंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि जैसे ही लेड कांटेक्ट में आता है HCl की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है लेड क्लोराइड की। बिकॉज ऑफ दैट वो उसके साथ रिएक्शन शो नहीं करता या वो उसके साथ डिसॉल्व नहीं होता, हम बोल सकते हैं। क्लियर है? दीज आर ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस की। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लेते हैं। What happens here? SiCl4 water with its lone pair attack here and प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इसके पास जगह है इसको अकोमोडेट करने के लिए। दिस इज द रिजल्ट। इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया, इसके पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर आया। नाउ ये क्लोरीन यहां से अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। दिस नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज्ड एंड कंपाउंड अपीयर्स लाइक दिस। एंड Cl नेगेटिव इज आउट। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, वो हाइड्रोजन से अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पुल करके H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा एंड द प्रोडक्ट अपीयर्स लाइक माइनस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी और फॉर्मर इन स्टेप्स में HCl बाहर निकलता है। जैसे हमने एक क्लोरीन को रिप्लेस किया, वैसे वन बाय वन हम सारे क्लोरीन को रिप्लेस कर देंगे और लास्ट में हमें क्या मिलेगा? सिलिसिक एसिड।
क्लियर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम डिस्कस करेंगे अनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन के बारे में। नोट कीजिए इसको। अनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन, कुछ कॉमन पॉइंट्स है जो हर एक फैमिली में एप्लीकेबल होंगे। लाइक द फर्स्ट मेंबर इज ऑफ वेरी स्मॉल साइज, स्मॉलेस्ट साइज, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन की पूरी फैमिली में कार्बन अकेले की 2.5 है और सबकी 1.8 1.9 है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं है, सो अपनी कोवलेंस को एक्सटेंड नहीं कर सकता। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन? 4 ओनली। कार्बन shows catenation due to its strong carbon-carbon bond. Now, what is catenation? कार्बन कैटिनेशन शो करता है क्योंकि कार्बन का उसके खुद के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कैटिनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अगर हम ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन की बात करें तो कार्बन सबसे ज्यादा शो करता है क्योंकि कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है वो काफी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बॉन्ड बनता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड जो है वो कैटिनेशन शो ही नहीं करता। क्लियर? दीज आर द अनॉमलस बिहेवियर ऑफ कार्बन विद इट्स ओन फैमिली मेंबर्स। अपने खुद के फैमिली मेंबर्स से वो कैसे डिफरेंट है ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? जब एक कॉमन एलिमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स या डिफरेंट पैकिंग की वजह से एक से ज्यादा सब्सटेंसेस बनाता है, उनको हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉप्स। सिंपली अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो कार्बन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट फॉर्म डायमंड, नेक्स्ट ग्रेफाइट, नेक्स्ट फुलरीन, नेक्स्ट कोल, एक्सेट्रा। बहुत सारे एलोट्रॉप्स बनाता है कार्बन। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? which are probably same chemical properties but different physical properties. एलोट्रॉप्स में एक चीज फिक्स है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब डायमंड शाइन करता है, ग्रेफाइट शाइन नहीं करता। फुलरीन का फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर है। सो इन सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? एक दूसरे से डिफर है। अब वन बाय वन हम इनको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। कुछ हमने 10th क्लास में पढ़ा है, कुछ और डिस्कस करते हैं। नोट कीजिए इसको। सो फर्स्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज डायमंड। इन डायमंड द कार्बन ऑल द 4 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड कार्बन के साथ बना रखे हैं। क्लियर? So in diamond the carbon is sp3 hybridized. The carbon-carbon bond length is 1.54 angstrom. Bond angle is 109 degree 28 second. The structure of diamond is 3-dimensional structure. Diamond, the extraordinary shine of diamond is just because of high refractive index. कितना ज्यादा वो लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा उसके बेसिस पे उसकी जो शाइन है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चारों बॉन्ड बने हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए। सो डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट हैज हाईएस्ट नॉन थर्मल कंडक्टिविटी। अभी तक सबसे ज्यादा हीट को बियर करने वाले, हीट को पास करने वाला सब्सटेंस है डायमंड। हाईएस्ट डेंसिटी देन ग्रेफाइट, हायर डेंसिटी देन ग्रेफाइट, नॉट हाईएस्ट। ग्रेफाइट से इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो वो कितना है? 1.90 किलो जूल पर मोल। डेल्टा HF मींस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डायमंड को हम यूज करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कटर्स, जो कि किसी भी दूसरे एलिमेंट को कट करने के लिए यूज किया जाता है, उसकी ब्लेड्स बनाई जाती हैं। आई सर्जरी में हम इसको यूज करते हैं। जो इम्प्योर डायमंड है उसके नाइफ्स बनाए जाते हैं फॉर द कटिंग ऑफ ग्लासेस। दीज आर सम पॉइंट्स ऑफ डायमंड, नोट कीजिए। sp3 hybridized 1.54 angstrom bond
लेंथ, बॉन्ड एंगल इज दिस, स्ट्रक्चर इज 3D, एक्स्ट्राऑर्डिनरी शाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होती है, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाईएस्ट नोन थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी इज हायर एंड ऑल दैट. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट ग्रेफाइट. So the next allotrope is graphite. In graphite, the carbon is sp2 hybridized. The structure of graphite is layered structure and these layers are held by a weak van der Waals force, जिसकी वजह से ये layers एक दूसरे पे slip कर जाती हैं और जो हमारा graphite है वो एक lubricant का काम भी करता है. Graphite is brittle and they conduct electricity. Conduct electricity because out of 4 only 3 electrons participate in bonding. कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया. 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव. एक इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के लिए फ्री है, सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दे आर वेरी गुड लुब्रिकेंट्स. इवन हैवी मशीनरी में ऑयल या ग्रीस को यूज नहीं करते, ग्रेफाइट को यूज करते हैं. द रीजन इज जो ग्रेफाइट है ना वो हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर्ड नहीं होता, जबकि ऑयल और ग्रीस जो है वो डीनेचर्ड हो जाती है. ऑयल एंड ग्रीस जो कि बहुत अच्छे लुब्रिकेंट हैं, दे डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, बट ग्रेफाइट डजंट. ग्रेफाइट डीनेचर्ड नहीं होता, सो वो एक एक्सीलेंट लुब्रिकेंट की तरह बिहेव करता है. थर्मोडायनेमिकली जो हमारा ग्रेफाइट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल एलोट्रॉप है कार्बन का. ग्रेफाइट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स. ग्रेफाइट 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक अल्फा फॉर्म में, एक बीटा फॉर्म में. अल्फा फॉर्म में जो सीक्वेंस होती है लेयर्स की वो होती है ए बी, मतलब थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के सीक्वेंस में रिपीट हो जाती है. जबकि बीटा फॉर्म में जो सीक्वेंस है वो है ABC and ABC, means the fourth layer resembles to the first layer. This is all about graphite. Next we discuss about fullerene. The third allotrope of carbon is fullerene. We discussed about the fullerene named Buckminster fullerene. Fullerene जो generally C60, C70 and so on, C80, उन इस टाइप के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? फुलरीन बोलते हैं. जो फुलरीन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है बकमिनिस्टर फुलरीन विच कंटेन्स 60 कार्बन. कैसे बनाएंगे हम इसको? मेड बाय हीटिंग ग्रेफाइट इन एन इलेक्ट्रिक आर्क इन एटमॉस्फेयर ऑफ इनर्ट गैस. इनर्ट गैस के एटमॉस्फेयर में ग्रेफाइट को हीट करना है इलेक्ट्रिक आर्क पास करके. क्लियर? जो फुलरीन है वो प्योरेस्ट फॉर्म के होते हैं एज दे डू नॉट हैव सस्पेंडेड बॉन्ड्स. मींस कोई भी बॉन्ड किसी भी कॉर्नर पे अकेला नहीं रहता, सारे बॉन्ड एक दूसरे के साथ मिलके पैक्ड स्ट्रक्चर बना देते हैं. पैक्ड स्ट्रक्चर मतलब अब कोई भी एक्सटेंडेड बॉन्ड लेफ्ट नहीं है जिसके साथ कोई और मॉलिक्यूल या एलिमेंट आके जुड़े. जो फुलरीन है हमारा उसका फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर. कैसा स्ट्रक्चर है? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर. C60 हैज फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर और उस फुटबॉल वाले स्ट्रक्चर में 20 जो रिंग्स हैं वो तो हेक्सागोनल है और 20 जो रिंग्स है वो पेंटागोनल है. हेक्सागोनल ऐसे रिंग जिसके 6 कॉर्नर हो, पेंटागोनल जिसके 5 कॉर्नर हो. अगर हम बात करें फुलरीन में तो सारे के सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं वो डीलोकलाइज कर रहे हैं फुलरीन को एरोमेटिक बनाने के लिए. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर क्वाइट स्टेबल. फुलरीन इज यूज्ड टू मेक बॉल बियरिंग. सो दिस इज ऑल अबाउट फुलरीन. नोट कीजिए इसको. Next allotrope we are going to discuss is coal. So the next allotrope is coal. Coal is the crude form of carbon and it is formed by slow decomposition of vegetable matter under influence of heat, pressure and limited supply of air.
कैसे बनता है, कौन कौन सी वेरियस स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले पीट बनता है, फिर लिग्नाइट बनता है, फिर बिटुमिनस बनता है, उसके बाद स्टीम कोल की फॉर्मेशन होती है और लास्ट में एंथ्रासाइट बनता है। बिटुमिनस जो फॉर्म है इसकी वो हार्ड स्टोन होता है जिसको अगर हम बर्न करते हैं तो स्मोक प्रोड्यूस होती है, जबकि एंथ्रासाइट जो है वो सुपीरियर क्वालिटी है या प्योरेस्ट वन है। व्हेन बर्न द एंथ्रासाइट नॉन स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस होती है बट स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता। दिस इज ऑल अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ द फैमिली। कार्बन फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिका, सिलिकेट्स एक्सेट्रा। तो नोट कीजिए इसको। The first compound we are going to discuss of carbon is carbon monoxide. How we can prepare carbon monoxide? So first step is incomplete combustion of carbon. कार्बन का जब हम इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सेकेंड मेथड, when formic acid को हम हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट वन, ऑक्सैलिक एसिड को अगर हम सेम कंडीशंस में हीट करें, इतने ही टेम्परेचर और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट वन, अगर लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अगर हम स्टीम को रेड हॉट कार्बन के ऊपर से पास करते हैं, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 एंड कलेक्टिवली दिस इज नोन एज सिन गैस। कलेक्टिवली हम इसको वाटर गैस बोल सकते हैं, सिन गैस बोल सकते हैं, या फिर सिंथेसिस गैस भी आप इसको बोल सकते हैं। कार्बन प्लस O2 in presence of nitrogen, what we get? Carbon monoxide and nitrogen, and this combination is procedure gas. इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? प्रोसीजर गैस। सो इन तरीकों से हम कार्बन मोनोऑक्साइड को इजीली बना सकते हैं। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस। ना तो इसका कोई कलर है ना उसमें कोई स्मेल है। जब हम उसको बर्न करेंगे तो वो एक ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज लिटिल सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। नोट डाउन कीजिए इसको, उसके बाद हम फॉर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। The next one is it is toxic. ये जहरीला होता है कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वो हीमोग्लोबिन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना ले। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करता है फॉर वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेसेस। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को कोई पर्सन इनहेल करता है तो हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो 300 टाइम्स ज्यादा स्टेबल होता है। किससे? हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ जो कॉम्प्लेक्स है उससे। सो वो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन को हटा देगा अपने पास से और किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। पर बॉडी को नीड किसकी है? ऑक्सीजन की है फॉर डूइंग द प्रोसेसेस। सो दिस वन बिहेव्स एज अ टॉक्सिक सब्सटेंस। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। आयरन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड डाल दिया, निकल ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमें मेटल मिल गए। इसको आप एलिंगम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। रिएक्शन विद ट्रांजिशन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। एक कॉमन एग्जांपल है मोन्स प्रोसेस। निकल व्हेन रिएक्ट विद 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO, निकल कार्बोनाइल इज फॉर्म्ड, प्योर निकल ऑन फॉर्मर हीटिंग, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिलीज। इनिशियली जो निकल लिया उसमें कुछ इम्प्योरिटीज थी, बट आफ्टर द रिएक्शंस जो निकल हमें मिला वो कौन सा है? प्योर निकल है। Next reaction, when carbon monoxide react with sulfur, it formed carbonyl sulfide, which is a linear molecule. Double bonded oxygen, double bonded sulfur. The last one, carbon monoxide combined with chlorine and form carbonyl chloride, which is a poisonous gas known as phosgene. नोट कीजिए इसको।
कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंप्लीट. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड.